हेलो बच्चों, वापस आ गया मैं। क्या लेके? एसी का सेकंड पार्ट लेके। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी अपलोड कर दो वरना बोर्ड्स आ रहे हैं। कम से कम सर फटाफट फटाफट सुन के हम अपना बोर्ड की प्रिपरेशन तो कर लेंगे, है नहीं है? तो सबसे पहले अभी हम देखने जा रहे हैं उसके आगे का हिस्सा, यानी कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था अपनी आखिरी वीडियो में। और उसके बाद हम पावर के बारे में देखेंगे, देन आरएमएस एंड मीन वैल्यू के बारे में भी हम देखेंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जल्दी से देखते हैं। आइए, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, है ना। आइए सर, कल आपने देखा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस के अंदर अगर बच्चों तुमने देखा हो कि उसके अंदर आपका एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मेरा करंट मैक्सिमम होता था, है ना। उसका हमने फेजर डायग्राम भी बनाया था, आरएलसी वाला जो सर्किट था, है ना। tan फाई की वैल्यू भी निकाली थी, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर हम बात कर रहे थे। इसके अंदर आपने जैसे लास्ट टाइम में देखा था सीरीज वाला, राइट। तो सीरीज वाले के अंदर हमारा मैक्सिमम करंट बनता था, राइट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पे मेरा जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा उसमें मेरा? वो मिनिमम रहेगा। ध्यान रखना, करंट जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रहेगा वो क्या रहेगा? मिनिमम। तो उसका छोटा सा डायग्राम भी है, हम आपको देखते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आपका वही आता भी है। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मेरा एक छोटा सा सर्किट है। इसमें पैरेलली आपका इंडक्टर लगा हुआ है और पैरेलली में आपको कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको तो पता है सर, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो सर आपको जग जाहिर है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये मेरा L है, ये मेरा C है। तो यहां से करंट चला तो ये किस में जाएगा? IL। ये क्या होगा? IC, है ना। तो I विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द KCL, अगर हम KCL लगाते हैं तो I विल बी इक्वल टू IL प्लस IC। यही होगा, IL प्लस IC। अच्छा सर, अब IL कितना है? सर आपको पता है इंडक्टर में क्या होता है? करंट लैग करता है, गली के बच्चे को भी पता है। तो IL इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही होता है। और यहाँ पे आई नॉट कितना होता है सर? ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं आईसी की, आईसी क्या होगा? ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही होगा। आपको पता है करंट उसमें लीड करता है, तो ठीक है सर उसमें डाल देते हैं, क्या टेंशन है, लो। तो आई विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सही है। और हम क्या करते हैं? ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, राइट, लेकिन माइनस में है तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट अपॉन एक्सी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, सही है गुरुजी। तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं, 1 बाय एक्सी माइनस 1 बाय एक्सएल। तो अगर मुझे बात करनी है सर करंट मिनिमम की, है ना, तो करंट मिनिमम कितना हो सकता है सर? 0 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, करंट क्या हो सकता है? 0। मिनिमम करंट कितना होगा सर? 0 होगा। तो सर 0 होने के लिए ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता। ई नॉट कॉस ओमेगा टी, सर वो तो 0 पॉसिबल नहीं है, वो तो मेरा ईएमएफ है ऑलमोस्ट, क्योंकि साइन ओमेगा टी लगाऊं या कॉस ओमेगा टी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इट कैन नॉट बी 0। तो डेफिनेटली दिस टर्म मस्ट बी 0, देयरफॉर दिस टर्म मस्ट बी 0। तो अगर ये 0 होता है तो 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल शुड बी 0। तो बोल सकते हो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। सिर्फ वही कंडीशन आ गई जो मेरी सीरीज रेजोनेंस की थी, तो डेफिनेट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। तो रेजोनेंस कितना आ जाएगा? वही 1 अपॉन 2 पाई
अंडर रूट LC। तो इसका मतलब यही हुआ सर, यही सेम फ्रीक्वेंसी पे मेरा जो करंट होगा इट विल बी मिनिमम, राइट, सेम पे, लेकिन वहां पे मैक्सिमम होता था, यहां पर मिनिमम होता है। और इसी कारणवश इसका जो ग्राफ भी होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का और मेरा करंट का, तो इट विल बी मिनिमम, राइट। ये मेरा मिनिमम करंट होता है, राइट, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो गई। तो इसी वजह से क्लास इसको हम फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम? फिल्टर सर्किट, या फिर इसको हम बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट, इस नाम से भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं सर फिल्टर सर्किट है या फिर रिजेक्टर सर्किट है। आई होप इट इज क्लियर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो ये बहुत बार पूछ ली जाती है, और सीबीएसई के अंदर भी कभी कभी इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर फिल्टर सर्किट है, रिजेक्टर सर्किट है, क्या कौन से सर्किट को बोलते हैं? तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम बोलते हैं। बात समझ में आई मेरे ख्याल से। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस भी अगर इन्वॉल्व है, तो उस केस में सर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? कभी कभी एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि सर उस केस में आप कैसे निकालोगे अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व कर दूं? तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, जो कि आपको दिख ही रहा है, -R² L², ये वाला टर्म ऐड हो जाता है। वैसे इसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन आप सबको बोर्ड्स में डेरिवेशन इसकी नहीं आएगी। डेरिवेशन अगर आपको करनी होगी तो आप ये कर सकते हो, राइट। हम क्लास, ध्यान रखना, हम सीख रहे हैं कंपटीशन एस्पेक्ट से, हम सीख रहे हैं बोर्ड एस्पेक्ट से। हम फालतू की बहुत सारी जगह पे ऐसी जगह है कि अननेसेसरली बच्चों को पता नहीं क्या क्या MSc लेवल का भी सिखाया जा रहा है। सिखाने को तो बहुत कुछ है, सीखने को भी बहुत कुछ है, समंदर है पढ़ाई, जितना सीख सकते हो उतना कम है। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है हमें वो अचीव करना है, ताकि, और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट होता है, तो हम हर चीज़ अच्छे से करें और हमें वो कंज्यूम भी हो सके, राइट। इसकी भी डेरिवेशन है बट डजंट रिक्वायर्ड। तो ये आपका छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और कभी कभी जब ये आता भी है क्वेश्चन में, इतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं आता, लेकिन आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं आता, राइट। कभी कभी अगर आता है तो यू कैन यूज डायरेक्टली, राइट। तो R की वैल्यू डालना, L की वैल्यू डालना, और देखो वही आ जाएगा। अगर R 0 कर दिया, अगर आपने R 0 कर दिया तो वापस मुझे वही फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ठीक है। तो चीजें, हर चीज सीखनी है, मजबूत तरीके से भी सीखनी है, बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन अननेसेसरी चीजें, जो चीज अननेसेसरली है, जो कभी ना एडवांस में आनी है ना किसी में यूज होनी है, नहीं यूज है, ठीक है ना। चलिए नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है ये? श्योर। तो अब हम बात करते हैं पावर की। यहां से हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का किस्सा खत्म हुआ। क्लियर? आइए क्लास, फर्स्ट वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, काफी क्वेश्चन। नाउ अब हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करते हैं? पावर की। पावर, सर नाम से ही पता लग रहा है, पावर, राइट। बचपन में हमने 9th में भी डेफिनेशन पढ़ी थी पावर की, 10th में भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर पढ़ा था, और 12th में हमारे सामने आया, 11th में भी हमने पढ़ा था। हर जगह हमारे सामने पावर का क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है पावर? सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कितनी देर में कर रहे हो वो आपका पावर है, राइट। कितना काम कितनी देर में कर रहे हो वो आपका क्या है? पावर है। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। यह सिंपल शब्दों में है। अब हमें 10th में अगर आपने पढ़ा हो, याद होगा, चलो मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूं। तो आपका बोल देते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, सिंपल, जैसे dW/dt बोलते हैं, तो वर्क डन अपॉन टाइम। याद होगी बचपन की डेफिनेशन, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब आएगा इसका भी रोल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। और वर्क डन क्या है सर? QV है। वर्क डन क्या है? QV है, ओके बॉस। और Q/T क्या है सर? I है, ओके। यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, वो आपकी क्या हो जाती है? पावर। वोल्टेज इंटू करंट क्या हो जाती है आपकी? पावर। बात समझ में आई?
अच्छा सर, अब पावर क्या है, V इंटू आई। तो अगर मैं अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करता हूं, किसकी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ध्यान रखना ये डेरिवेशन आ जाती है भाई, मेरे खुद के एग्जामों में बोर्ड की टेस्ट सीरीज होती है उसमें आई है, ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस आर है, अगेन E इज इक्वल टू ई नॉट, ये तो सर हमें याद ही हो गया, आपने इतनी बार लिखा है। ई नॉट पीक वैल्यू होती है, E क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ओके। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट डेफिनेटली आपको भी पता है, आपने भी बताया था सर, करंट मेरा सेम फेज में जाता है। करंट किस में जाता है सर, सेम फेज में जाता है, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। पावर की वैल्यू कितनी होती है, डेरिवेशन भी हम ही की ही करेंगे ताकि आपको बोर्ड के लिए भी रेडी हो जाए साइड बाय साइड, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू आई। सर वैल्यू डाल देता हूं, आपने पावर क्या होता है, V इंटू आई, अभी भी देखा हमने कैसे आया बचपन की डेफिनेशन से ही। तो E इंटू आई यानी कि E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सही है भाई। तो E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया पावर, पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सर जी अब E नॉट आई नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, पता है ना, ये नहीं पता जान लो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं पता चलता। देखो बचपन की डेफिनेशन, अगेन कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या बोलते, अब मुझे क्या चाहिए सर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या चेंज करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा के बराबर है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन अब ये वैल्यूज प्लीज भाई लोगों डायरेक्टली यूज करना सीखिए, टाइम अननेसेसरी तुम्हारा वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली यू शुड बी कंफर्टेबल टू राइट, यू कैन कन्वर्ट दिस, ठीक है। तो डी डब्ल्यू ओके इंटू डी टी, डी टी को उधर लेके चला गया भाई, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, है ना, और ये क्या है, डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। मेरे ख्याल से राइट अखा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, राइट, इंटीग्रेशन आने वाला है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, T होगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, यही होगा। अगेन पूरी साइकिल के लिए देख रहे हैं, तो 0 से T, ठीक है, ओके, और ये भी 0 से T। तो अब हम खोलेंगे, ठीक है, नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, राइट, और ये T लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। अपर लिमिट डाला T, T की जगह पे कैपिटल T और 0 की जगह पे 0, तो साइन 0 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया। अब अगेन वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, कुछ नहीं होना, तो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टी इंटू टी, तो सर टी से टी कट गया, साइन 4 पाई 0, तो सर ये पूरा का पूरा टर्म 0, क्योंकि साइन ऑल पाई 0 होता है। आप देख सकते हो साइन 4 पाई है, तो साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, तो पूरा ये टर्म 0, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, और ये टी नीचे चला गया ये, तो ये वर्क डन अपॉन टाइम दोबारा से क्या आ गया, पावर, पावर कितना आ गया सर, ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू
ई वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल। लीजिए सर, मेरा डेरिवेशन छोटा सा ये कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है, देखा जाए तो इंटीग्रेशन ही है। हमने दो वैल्यूज थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों वैल्यूज हमने वहां पे डाली और फटाफट हमने इसका प्रूफ करते चले गए और उसको खोला हमने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। इसको 2 को बाहर ले लेता हूं ताकि इजी रहता है ये। उसके बाद dt को अंदर से मल्टीप्लाई किया, फिर वही अपना इंटीग्रेशन जिंदाबाद। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने वैल्यूज डाली, ये वाला टर्म 0 हो गया। फाइनली ई नॉट बाई रूट 2 हमें पता है आई आर एम एस होता है, ई वर्चुअल होता है, जो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे भी, ठीक है राइट। तो ई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, ई वी आई वी। क्लियर हो गई ये क्लास? सही है। तो ये एपरेंट पावर कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी पावर कहलाती है? एपरेंट पावर कहलाती है। चलिए नाउ अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब हम बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे क्लास, एवरीथिंग वी विल बी डूइंग, ठीक है। नाउ जो भी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है हम सब कुछ कवर करेंगे ताकि तुम्हें कुछ भी तकलीफ ना हो। बट कंडीशन एक, वीडियो को ढंग से देखने का, अच्छे से समझने का। जो ना समझे पॉइंट प्लीज डू आस्क मी, ठीक है। चलो नाउ अब कर रहे हैं आगे की बात। तो पावर इन, अब हम बात करेंगे इसकी, पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या कुछ भी ले सकते हो, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव, ध्यान रखना है शब्द को, प्योरली इंडक्टिव। तो अब ये मैंने इंडक्टर लिया, ये मैंने ईएमएफ की वैल्यू ले ली, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और सर करंट की वैल्यू तो आपने बताई थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही होगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आपको पता ही है सर करंट लैग करता है, सेम वही नोटंकी करेंगे हम। सेम पावर क्या होता है सर? E इंटू आई होता है। पावर क्या होता है? E इंटू आई, है ना। तो E की वैल्यू कितनी है? E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन E नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखें तो सर इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव में कितनी पावर कंज्यूम होती है, लेट्स सी, है ना। तो E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है तो साइन माइनस लगा दो, तो कॉस ओमेगा टी। सर अब क्या करूं? एक चीज समझ में आ रही है, 2 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो जाएगा या नहीं? एक आइडेंटिटी बन जाएगी भाई। तो माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। क्लास बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, सही है। अब अगेन अक्खा पब्लिक को पता है फिर कौन आने वाला है, ले जाओ। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, सही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगेन ओमेगा माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2। सर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। क्लास में बहुत धीरे जा रहा हूं इसी वजह से ही, ताकि तुम्हें पूरा आराम से डेरिवेशन आप कर सको। बोर्ड के लिए रामबाण की तरह काम करता है, सेक्शन सी में भी आता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से, माइनस माइनस प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और नीचे ये बाहर 2 ओमेगा मैंने बाहर ले लेता हूं, तो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0 होता है सर 1। तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, तो कॉस 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 1। तो कॉस 4 पाई कितना होता है? 1।
लो जी सर ये तो हो गया, सर ये तो पावर 0 आ गई भाई, यानी कि जो आपका वर्क डन या फिर जो भी पावर है वो आपका कंजम्पशन 0 होगा। यानी कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो आपको डेरिवेशन अगर आता है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, हमने कुछ नहीं किया, हमने पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, ई की वैल्यू डाली, आई की वैल्यू डाली। यहां पे हमें समझ आया कि सर मैं एक आइडेंटिटी बना सकता हूं, 2 से मैंने ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और लो जी सर बन गया। उसके बाद अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आने वाला है, तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाता है और ये हम सिंपल सा डेरिवेशन करके समझ में आता है पावर कंजम्पशन हमारा 0 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कैपेसिटिव सर्किट पे। चलिए अब पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, पावर कंजम्पशन या पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो अगर हम पावर इन बात करते हैं, पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो अब मैं अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बनाता हूं सर, ये लीजिए, राइट, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है सर, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है या नहीं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और पावर क्या होता है सर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सर करंट आपको भी पता है लीड करता है ना, ओके। अब सेम सर नोटंकी मैं करूंगा, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती कि आप सोचोगे डेरिवेशन आ गया है, कुछ नहीं आया है, देखो कुछ नहीं करना होता, बल्कि सबसे सस्ती चीज ही डेरिवेशन है। तो ई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो ई नॉट सेम डेरिवेशन जैसे इंडक्टिव में था, सेम ही है भाई, साइन ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, राइट। फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, आइडेंटिटी बन जाएगी, ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो डी टी को उधर लेके चला जाते हैं सर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों को इंटीग्रेट करोगे फिर वही सर सेम नोटंकी करनी है हमें, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो, ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा 0 से टी, सेम पूरी साइकिल के लिए देख रहा हूं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, माइनस साइन बाहर ले लो अच्छे बच्चों की तरह, और ये 2 ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं, है ना। तो कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस 1, तो माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, सेम सर वही बैठेगा, 2 ओमेगा 2 पाई बाई टी से कटेंगे, तो कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 1, कॉस 4 पाई 1 माइनस 1 हो गया, जय माता दी, ये लीजिए, सही है भाई। तो पावर विल बी अगेन 0, यानी कि सर पावर कंजम्पशन इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट आपका 0 होता है, ठीक है। ये हमने इसको डिराइव भी कर दिया अच्छे बच्चों की तरह। तो कहानी को हम अब आगे बढ़ाते हैं क्विकली। ये सिंपल सी 2 डेरिवेशन थी तुम्हारी, मतलब प्योरली रेजिस्टिव की, कोई ना कोई एक डेरिवेशन डेफिनेटली फंस जाती है आपकी, अगर मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो ये एक एमसीक्यू बेस सीईटी में, नीट में या जेईई मेंस में पूछा जाता है, और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए तो डेफिनेटली एडवांस में बीच बीच में ये चीजें यूज होती ही होती हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं।
सर पावर कंजम्पशन इन प्योर आपका RLC सर्किट में, है ना। अब सर इसकी अगर डेरिवेशन आप पढ़ने चलोगे तो हो जाएगा बढ़िया वाला काम। तो पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन बोल सकते हो इन इंडक्टिव सर्किट, इसको मैं इंडक्टिव नाम ले रहा हूं, इंडक्टिव RLC सर्किट, ठीक है। क्यों नाम दिया है मैंने इंडक्टिव? क्योंकि मैं यहां पे मान के चलूंगा कि ओवरऑल जो आपका करंट है वो लैग कर रहा है ओवरऑल, क्योंकि इसलिए मैंने इंडक्टिव। अगर मैं यहां वाले लिख देता कैपेसिटिव, तो अब मैं जो दो इक्वेशन लेके चलूंगा, आपको पता ही है RLC सर्किट, R ये आपका L और ये आपका C, है ना। तो ये तो आपको सर पता ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर मेरा फेज क्या होगा, फाई क्या होगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम। एंड सिमिलरली यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सर अब सबसे बड़ी बात यह है कि फाई क्या होगा। फाई मेरा डेफिनेटली मैंने यहाँ पे साइन माइनस यूज क्यों किया है, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट के अंदर मेरा जो करंट है वो लैग करता है, करंट जो मेरा क्या होता है, लैग करता है क्लास, ठीक है। तो मेरा जो करंट है सर वो लैग करता है, रिमेंबर दैट, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया और मैंने इंडक्टिव सर्किट को लेके चला हूँ। आप कैपेसिटिव भी लेके चल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर प्योरली वो प्योर नहीं है, पूरा सर्किट का जो मतलब कहते हैं ना बनावट है वो आपका क्या है, पूरा जो सर्किट की जो बनावट है वो क्या है, इंडक्टिव इन नेचर है, यानी कि उसमें ओवरऑल जो करंट है वो लैग कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, समझे अभी ना। तो अब पावर इज इक्वल टू सेम, मैं कोई भी अलग फंडा नहीं यूज करूंगा, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई था वही रहेगा, जस्ट अब आपकी वैल्यूज बदल जाएंगी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सर साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट, ओके। तो ई नॉट आई नॉट अंदर मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाइव। आपको दिख गया होगा। अब एक काम करो, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, ठीक है। दोनों को अलग अलग ले लो, आपको इजी हो जाएगा और बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली कर देंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी कहानी आसान हो जाएगी आपके लिए भी, है ना, सॉल्व करना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को उठाएंगे फिर सेकंड वाले को उठाते हैं। तो फर्स्ट वाले को क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, वो तो कॉमन आ गया, है ना। और इसको आपको पता ही है सर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और अगेन अगर मैं राइट तो डी टी को उधर ले जाता हूँ, सेम वही वाली बात है, घूम फिर के कुछ नहीं है, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 2 और इंटीग्रेटिंग सेम, पक्का पब्लिक को पता है कौन आने वाला है। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और ये डी टी, राइट। तो अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, हमने देखा था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, तो आपको नजर भी आ जाएगा सर, आप चिल्ला के बोलोगे भी कि सर वो वाला टर्म तो जीरो हो जाता था, साइन वाला टर्म हमने सबसे पहली डेरिवेशन में देखा था, तो सिंपली यहाँ पर टी बचता था, राइट, और ये मेरा वर्क डन बचता था, राइट, यही आएगा, बाकी सब ज्यों की त्यों रहेगी। सिमिलरली अब आ जाओ सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे तो पावर इज इक्वल टू, इफ यू जस्ट सी, अगर आप बिल्कुल नोटिस करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए अलग से ले लो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को साइन फाइव अलग ले लो जो कि कांस्टेंट है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो साइन 2 ओमेगा टी, सेम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट
आई नॉट साइन फाई अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो W इज इक्वल टू कितना आएगा क्लास, ये साइन 2 ओमेगा टी बचेगा, तो ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2, ठीक है, यही आएगा ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया था साइन 2 थीटा, राइट। तो साइन 2 थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका कितना आता है, इंटीग्रेट कर दिया मैंने डेफिनेटली, तो इंटीग्रेट करने के बाद साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये लिमिट्स 0 से t। अभी हमने इंडक्टिव में और कैपेसिटिव सर्किट में ऑब्जर्व किया था कि सर अंदर का टर्म 0 हो जाता है, तो यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि पावर कंजम्पशन ड्यू टू दिस कंपोनेंट विल बिकम 0, बचेगा सिर्फ ये। तो फाइनली मैं ये लिख देता हूं, तो क्लास पावर इज इक्वल टू टी को मैं वापस इधर ले आता हूं, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये मेरा कॉस फाई, तो ये बन गया मेरा ई वी आई वी कॉस फाई। ये लीजिए, ये मेरी 2 पावर होती है जो कि एग्जैक्ट है, इट डिपेंड अपॉन कॉस फाई। एंड ध्यान रखना ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, अभी मैं बता ही रहा हूं वैसे, पावर फैक्टर, ठीक है, क्या है, पावर फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी देखते हैं हम, क्लास यहाँ पे समझ में आया। तो हमने इसकी भी डेरिवेशन कर ली, पावर कंजम्पशन इन इंडक्टिव आरएलसी सर्किट। अगर आपका ध्यान रखना है कैपेसिटिव आरएलसी सर्किट आता है तो आपको जस्ट यहाँ पर प्लस 5 करना होगा और फिर सेम वे में डेरिवेशन करना है, आउटपुट आपका सेम ही आएगा। क्लास क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, राइट? गुड। नाउ तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे थे पावर फैक्टर की। कुछ नहीं है, पावर फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार जेई मेंस में भी, बोर्ड्स में, सीईटी में, नीट में, हर एग्जाम्स में उसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चंस। आओ, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर में क्या है, पावर फैक्टर से रिप्रेजेंटेड बाय कॉस फाई, और होता क्या है, द रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, क्या है, एपरेंट पावर, ठीक है। तो ट्रू पावर कितनी थी सर, अभी देखी, ई वी आई वी कॉस फाई और अपॉन ई वी आई वी, तो आपको भी दिख गया सर कॉस फाई, ठीक है। एंड इसका एक जनरल फॉर्मूला है आपका, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सोचो इतना इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बड़ा बड़े अक्षरों में, आर बाय जेड। आर आपको याद होगा रेजिस्टेंस, जेड आपको याद होगा इंपिडेंस, ठीक है। तो कॉस फाई किसके इक्वल होगा, आर अपॉन जेड। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया पावर फैक्टर, राइट। अब हम बोलते हैं एट रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस आपको ध्यान होगा, एट रेजोनेंस, एट क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, एट रेजोनेंस क्या होता है आपको पता है, z इज इक्वल टू आर हो जाता है, याद है ना, z की वैल्यू, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, सही है। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है, तो z इज इक्वल टू आर हो गया, तो z इज इक्वल टू आर हो गया, तो सर पावर फैक्टर आपका 1 हो गया, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। इस बार जेई मेंस में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 27 जनवरी शिफ्ट 2, जो मैंने आपको वीडियो में सॉल्व भी किया हुआ है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो cos फाई शुड बी इक्वल टू 1, बहुत सिंपल सवाल। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आई? तो अब आगे बढ़ते हैं क्विकली, ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक की क्लास। अब हम बात करते हैं वॉटलेस करंट की। किसकी करंट की? वॉटलेस। नाम से पता लग रहा है सर, वॉटलेस करंट है ना, वॉटलेस करंट।
ठीक है। तो वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉटलेस नाम से तो समझ में आ रहा है जिसकी पावर कंजम्पशन जीरो हो, वो करंट जिसकी पावर कंजम्पशन जीरो हो, यही है ना। जिसकी पावर कंजम्पशन जीरो हो वो आपको क्या कहलाता है? वॉटलेस करंट। सही है। तो हम बात कर रहे थे वॉटलेस करंट की। तो वॉटलेस करंट में क्या होता है, आपका अगर ये IV है, राइट, और ये मेरा EV है, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का होगा, है ना। ये ना EV IV cos फाई। तो IV का जो कंपोनेंट है वो इस साइड होगा IV cos फाई और इस साइड होगा IV sin फाई। अगर अब आप ध्यान दो, छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान दो IV cos फाई मान लो, एक अलग से आइडेंटिटी मान लो भाई I1, ठीक है। तो I1 और EV के बीच में एंगल कितना आ रहा है सर? जीरो आ रहा है। और आपको भी पता है, अभी अभी आपने देखा पावर क्या होता है? EV IV cos फाई, या फिर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर क्या होता है? E डॉट I, यानी कि EV डॉट I1। तो I1 और दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो है। तो EV डॉट I1 कितना है? IV cos फाई cos जीरो, राइट। तो देयर विल बी सम वैल्यू cos जीरो, सॉरी cos जीरो 1 होता है। तो EV और IV cos फाई, मतलब IV cos फाई वाला जो कंपोनेंट है इट विल कंज्यूम सम पावर। जो ये वाला कंपोनेंट है वो डेफिनेटली इट विल कंज्यूम सम पावर। लेकिन जो IV sin फाई वाला कंपोनेंट है, एंगल कितना हो रहा है EV और इन दोनों में? 90 डिग्री। तो ये भी करके देख लेते हैं। तो अगर पावर हम बात करते हैं कितना आएगा? EV और दूसरा कंपोनेंट कितना है? IV sin फाई cos 90। दोनों में यही होगा ना, AB cos थीटा, राइट। तो EV IV cos फाई, तो एंगल दोनों के बीच में ये वाला EMF वाले में और करंट का जो कंपोनेंट है दोनों में जो एंगल है सर वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री cos 90 कितना होता है? जीरो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मेरा कौन सा कंपोनेंट वॉटलेस है? सर IV sin फाई। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कैलकुलेट द वॉटलेस कंपोनेंट, तो समझ जाना यू नीड टू कैलकुलेट IV sin फाई। बात समझ में आई? गुड, ठीक है। तो यहां तक की एक पिक्चर थी। अब हम बात करते हैं छोटी सी चीज, ट्रांसफॉर्मर। उसके ऊपर भी मेंस में भी बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं और सारे क्वेश्चन उस पर हो जाएंगे विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। सिर्फ 2 फंडे हैं उसके अंदर, वो हमें ध्यान देने हैं। आपके सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, राइट। आओ देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर। क्लास ध्यान से सब्र करके सुनना, एक एक टॉपिक तुम्हारा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अगला क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर सर नाम से सब पता लगता है कि हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाहर लगा हुआ है ना सर। हमारी जो वोल्टेज है, आपको पता है घरों में हमारी वोल्टेज 220 वोल्ट आती है, लेकिन जो पीछे से चलती है सर 11,000 मेगा वोल्ट समथिंग, वो पीछे से चलती हुई आती है बहुत दूर से, और वो रिड्यूस हो के हमारे घर में 220 तक पहुंचती है। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा वोल्टेज घर पे आ जाएगी तो पता है ना, ब्लास्ट होना है, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज क्या है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम बात करें तो 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मर हम स्टडी करते हैं। जो इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं वो जनरली स्टेप अप होते हैं, क्योंकि सर डेफिनेटली आपको भी पता है कि उसमें जो वोल्टेज हमें चाहिए वो ज्यादा वोल्टेज चाहिए, है ना। और घरों में हमें कम वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए गली गली जो मोहल्ले मोहल्ले में आपके लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन, ठीक है। कभी वो ये पता है, ये एक वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब स्टेप अप क्या करता है सर? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन करता है क्या? वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, ये है, ये मेरा इंडक्शन कॉइल है ना, ये राइट। अगर आप नोटिस करोगे ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं। क्या होती है? ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स, राइट। और ये मेरी होती हैं सेकेंडरी,
राइट। थोड़ा सा और बेटर डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमने स्टिक्स ले लेते हैं, एक कॉइल्स हैं, उनको हम ये हो गया, ये तो ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स और ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स। अगर मैं और बेटर सर्किट ड्रॉ करूं तो ये मेरी प्राइमरी है, राइट, और ये मेरा सेकेंडरी कॉइल्स हैं। क्या है मेरी ये सेकेंडरी कॉइल्स हैं। इज इट क्लियर? ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, ये मेरी प्राइमरी वोल्टेज है। अब सिंपल सा थिंग, सर अगर मुझे स्टेप अप बनाना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, टर्न समझते हो, इसको नाम दे देते हो NP, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी दे दो NS। तो अगर इफ NS इज ग्रेटर देन NP, तो ध्यान रखना स्टेप अप होगा, एंड इफ NS इज लेस देन NP, तो स्टेप डाउन होगा। अगर NS इज ग्रेटर देन NP, तो स्टेप अप होगा, और इफ NS इज ग्रेटर लेस देन NP, तो स्टेप डाउन होगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से तुम्हें ये तो समझ में आ जाता है सर नंबर ऑफ टर्न से कि कौन सा स्टेप अप है, कौन सा स्टेप डाउन है। अब सर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको हम सॉल्व आउट करेंगे, कैसे उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवन सारी प्रॉब्लम्स मैं लूंगा भी क्लास, एक लेक्चर मैंने सोच रखा है कि पूरा AC की जितने भी बोर्ड रिलेटेड, मीन्स रिलेटेड, नीट रिलेटेड, व्हाटएवर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जितने PYQs हैं बैठ के एक दिन हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ लेक्चर को पहले सुनना, सारी डेरिवेशंस करनी है हमें 1 by 1, एंड देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो। तो अब हम एक चीज मैं इसमें बताता हूँ, मान लो EP प्राइमरी वोल्टेज है जो आपने लगाई है EMF की, और यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज डेवलप हुई, राइट, यहाँ पे डेफिनेटली वोल्टेज डेवलप होगी, तो उसको नाम दे दो ES। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है, EMF इंड्यूस्ड पर टर्न शुड बी सेम। ये पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि EP अपॉन NP शुड बी इक्वल टू ES अपॉन NS, पहली चीज। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि EP IP शुड बी इक्वल टू ES IS। ये मेरा सेकंड हो गया। तो ये दो मेरे फंडे हैं, इन दो फंडों से आप देखना, और डेफिनेटली एक एफिशिएंसी वाला भी रहता है। एफिशिएंसी जो रहता है आउटपुट पावर, बिल्कुल आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर। तो ये छोटे से 3 कॉन्सेप्ट पे मेरे सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स सॉल्व होती है, और हम देखेंगे भी, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी डेफिनेटली देखेंगे। राइट, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? श्योर। चलो, तो कहानी को आगे बढ़ाएं क्विकली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में बाकी कुछ नहीं है। आपने प्राइमरी वाइंडिंग्स दी, यहाँ पे स्टेप अप हुआ, मेनली जो रहती है, जो EMF इंड्यूस्ड होता है, वो हम सेम कंसिडर करके चलते हैं, और हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर को सेम कंसिडर करके चलते हैं। तो यहां से हमारा सारा काम हो जाता है, राइट। और एक और चीज, NS अपॉन NP को हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो एक क्वेश्चन बच्चों ने दिया मुझे अभी के अभी, ठीक है, वो मैं आपको ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है, सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारा सिंपल सा सवाल है, CBSE बोर्ड 2017 में ये सवाल आया था। द पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट, एट 2200 वोल्ट। नहीं बाबू, सर गलत है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 220 वोल्ट है ये। ठीक है, इट इज 220 वोल्ट, राइट। इनपुट पावर एट 220 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इन्होंने खुद बोल दिया हमें कि इट इज टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 3000 टर्न्स, यानी कि NP की वैल्यू भी दे रखी है मुझे 3000 टर्न्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी कि NS हमें निकालना है,
एंड टू गेट अ पावर आउटपुट एट 220 वोल्ट, हमें यानी कि पावर आउटपुट भी दे रखी है, ईएस भी हमें दे रखी है। डायरेक्ट सवाल हो गया सर, ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल हो गया है ना, बिल्कुल ही डायरेक्ट आंसर हो गया। देखो यानी कि सर ई एस अपॉन एन एस इज इक्वल टू ई पी अपॉन एन पी। सेम मैं यही फंडा लगाऊंगा, क्योंकि ई पी कितना है सर 220 आपका क्वेश्चन में, और एनपी आपका क्या है, व्हाट इज एनपी, इन्होंने एनपी हमें क्या दिया है भाई साहब, एनपी हमें दिया है 3000, ओके, और ईएस हमें दे रखा है, व्हाट दे हैव गिवन, ईएस 220 है, ईएस हमें 220 है, ओके 220 है, और अब वो नहीं, ईपी शायद से डेफिनेटली बाई स्टेप डाउन है तो 2200 ही रहेगा, और ये एनएस है, ठीक है। तो बहुत इजी कर दिया सवाल, कुछ भी नहीं बचा, तो 22 10 और ये एनएस की वैल्यू सर आ गई 300, और इट मेक सेंस, स्टेप डाउन है तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स आपके एनएस के कम आ रहे हैं, तो 1 सेकंड का सवाल आ गया ये, तो मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी समस्या आपकी नहीं आएगी। ऐसे इस टाइप का एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस 27 के एग्जाम में था, मैंने अपनी शिफ्ट में से सॉल्व किया था ये, आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। चलो जल्दी से हम फटाफट बढ़ जाते हैं आरएमएस की डेरिवेशन पे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, आरएमएस की डेरिवेशंस, ठीक है। आओ तो आरएमएस की डेरिवेशन हमें पता है, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस को पहले चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, आईवी भी लिख सकते हैं, आई आरएमएस भी लिख सकते हैं, आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आई वी मतलब होता है वर्चुअल, तो आई वर्चुअल भी लिख सकते हैं, आई आरएमएस भी लिख सकते हैं, आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। अब आरएमएस करंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब होती क्या है, पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेट बुक से भी डिक्टेट कर दूंगा कि क्या होती है एग्जैक्टली, ठीक है। रटने की बजाय अगर हम समझ लें तो वहां जाके हम बोर्ड्स में लिख भी पाते हैं। वैसे अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला यूज हो जाता है फॉर अ कॉम्पिटिशन एज वेल, हर जगह कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, लेकिन मेनली क्लास सबसे पहले आपकी इसकी डेरिवेशंस हैं जो आपको फिलहाल बोर्ड्स में आने वाली है, और इसकी डेरिवेशन पूरी की पूरी, ठीक है। देखो आपकी जो घरों में एसी आती है, मान लो एक रजिस्टर आर है, उसमें घरों में एसी आती है, बिल्कुल आती है सर, एसी को हम बोलते हैं वर्चुअल करंट या वर्चुअल वोल्टेज। तो उसमें जो हीट डिसिपेट होती है, उसमें जो हीट डिसिपेट होती है, वो सेम हीट अगर मैं कोई भी करंट लेता हूं और वो सेम रेजिस्टेंस में फॉर द सेम ड्यूरेशन में, सेम टाइम पीरियड में सेम हीट मेरी डिसिपेट होनी चाहिए, ये मेरी सिंपल सी डेफिनेशन एसी की होती है। मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, अगर मेरा कोई एक रजिस्टर आर है, उसमें टी टाइम के लिए मेरी जो हीट डिसिपेट होती है, जो कि आपको पता है आई स्क्वायर आर टी, राइट, और घरों में जो मेरा एसी आ रहा है डेफिनेटली वो कितनी होगी, आई वी स्क्वायर आर टी, अगर स्मॉल टाइम ले लेते हैं तो डी टी, है ना, या पूरे टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, एक साइकिल के लिए ले रहे हैं तो आई स्क्वायर आर टी। तो दैट शुड बी सिमिलर इफ यू टेकिंग एनी करंट, जैसे कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई भी एक साइनोसॉइडल करंट मैं लेके चलता हूं, तो फॉर द सेम टाइम पीरियड मतलब फॉर द फुल साइकिल, सेम रेजिस्टेंस सेम हीट फ्लो होनी चाहिए, राइट। तो ये मेरी डेफिनेशन है किसकी, आरएमएस करंट की, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको बुक से थोड़ा डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूं ताकि तुम लिख पाओ। और नाउ क्लास सबसे पहले लिख लो, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो भाई, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, राइट, आरएमएस वही है जो मैंने आपको समझाया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड
is defined as that value of steady current, प्लीज यही डेफिनेशन लिख के भी आना, स्टडी करंट। अगर आप डेफिनेशन भूल जाओ तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू हैव अंडरस्टूड राइट नाउ। वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट which would generate same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC, ठीक है। when passed through same resistance for same time। ये मेरी छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। RMS value of the AC is defined as that value of the steady current which would generate same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through same resistance for the same time। क्लास ये मैंने आपको बुक से लेके इसलिए लिखी ताकि डेफिनेशन आप प्रॉपरली बोर्ड्स में लिख सको। जो मैंने आपको समझाया है वही है ये, ठीक है ना। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो मान लो आपकी जो करंट है वो कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरी करंट है। मान लो इस करंट की वजह से मेरी जो हीट जनरेट हो रही है रेजिस्टेंस आर में वो कितनी हो रही है सर, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सर, आई स्क्वायर आर डी टी इन अ स्मॉल टाइम डी टी। तो सर आई की जगह पे ये डाल दूं वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, और ये मेरा डी एच हो गया। अब सर क्या करूं, आई नॉट आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये डी एच हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगेन, अखा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है। तो H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा। देख लो कितनी बार यूज होता है ये, इसलिए कह रहा था कि ऑन द स्पॉट अब दिमाग में सेट कर लो कि भाई ये होना ही होना है, ठीक है। तो ये लो, तो H इज इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये डी टी भी है भाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हो फॉर द होल साइकिल, अगेन पूरा 0 से t और ये 0 से h, पूरी साइकिल के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, सेम t माइनस और साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी, है ना, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तुम्हें पता ही है, अभी अभी तुमने पावर की डेरिवेशन सीखी थी, ये टर्म हमारा 0 हो जाता था, हम लिमिट्स रखते थे। तो हीट विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। और अभी अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने क्या बोला आपको कि फॉर द सेम टाइम पीरियड अगर AC पास होती है तो इट शुड बी सेम, आई वी स्क्वायर आर टी शुड बी इक्वल टू दिस। दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, आई वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू, सबसे इजिएस्ट डेरिवेशन है क्लास, प्लीज स्टेट बोर्ड गाइज ऑल्सो फॉलो दिस डेरिवेशन, राइट दिस डेरिवेशन, तुम्हें नंबर पूरे 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 मिलेंगे, ठीक है। इनफैक्ट 2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा वो, ठीक है। चलो मजाक की बात है तो, लेकिन कहने की बात यह है कि प्लीज ये जस्ता में समझ में भी आएगी और बहुत सिंपल डिराइवेबल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आर टी से आर टी कट गया और आई वी इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा, हेंस प्रूव्ड
लेकिन ध्यान रखना आप क्या कहोगे कि सर IV हमेशा इतना ही होता है। नहीं भाई, वर्चुअल करंट जो भी रहता है डिपेंड अपॉन द वेव फॉर्म। तो ये जो वेव फॉर्म है साइनसोइडल लेके चल रहे हैं आप देखो, है ना, तब मेरा ये आ रहा है। अगर मेरी वेव फॉर्म की इक्वेशन चेंज, मेरी करंट की इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा साइनसोइडल का आपने डिराइव कर लिया, हेंस प्रूव। सिमिलर बेसिस पे आप EV के लिए भी कर सकते हो, E0/√2 इन अ सिमिलर बेसिस। अगेन I0 क्या है, मेरी पीक वैल्यू है। ठीक है, नाउ अब कहानी को फटाफट से हम इसका एक बेसिक फॉर्मूला है क्लास, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं अच्छे से, देखिए बिल्कुल। नाउ अब हम बात करते हैं फटाफट से, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो तुम्हें काफी बार डायरेक्टली यूज करते हो, चीज वही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। I² dt/इंटीग्रेशन dt 0 से t IRMS, ये हर जगह तुम्हें मिलेगा 0 से t। तो ये फॉर्मूला तुम आराम से यूज कर सकते हो। I की अगेन जो भी आप वैल्यू डालोगे आ जाएगी। इंटीग्रेशन dt, ये तो t ही रहना है पूरी साइकिल के लिए। तो जो भी अगर आपकी वेव फॉर्म चेंज हो जाती है, मान लो आपकी सर वेव फॉर्म ये है ना, राइट, तो आपको दिख रहा है कि सर ये I है, ये पूरा I0 है, और ये टाइम t है, ये t/2 है, ये t तक है। तो यू कैन जस्ट सॉल्व अकॉर्डिंगली, राइट। 0 से t आपकी पूरी साइकिल के लिए होता है, यहाँ से यहाँ तक का 0 है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन वेरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा I0/√2 यूज करोगे, ऑलवेज सी द वेव फॉर्म एज वेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है ये? चलो, तो अब फटाफट आखिरी चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं अभी भी, मतलब आज के लेक्चर के लिए आज आखिरी चीज देखते हैं क्विकली फटाफट। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ DC। सर जी एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू करें, ठीक है। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, जो कि हमें सबको फॉर्मूला याद रहता ही है वैसे तो 2I0/π, लेकिन आया कैसे, है ना, मेन है आया कैसे, I0/π। सर आपको सर ये तो आपने बता ही दिया था कि सर अगर मैं बात करता हूं एवरेज फॉर द होल साइकिल, एवरेज फॉर द होल साइकिल, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एवरेज अगर देखोगे मीन देखोगे तो 0 हो जाएगा, या नहीं, 0 से t के लिए। इसलिए हमेशा जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं वी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द हाफ साइकिल, रिमेंबर दिस। क्योंकि एवरेज पूरे का अगर आप देखोगे सर ये 0 आ रहा है, तो एवरेज अगर मैं हाफ साइकिल का देखूंगा तो ही मेरा निकल के आता है, अदरवाइज नहीं निकल के आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अब हम एवरेज वैल्यू निकलता कैसे है, हाउ डज इट डिराइव, अगेन पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हाँ भाई बच्चों, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन का तुम्हें मीनिंग बता देता हूं कि मीनिंग क्या होता है, उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग का मतलब क्या है देखो, यहां वहां पे बात हो रही थी हीट की, है ना, यहां पे बात होती है चार्ज की, बस इतना ध्यान रखने का, बाकी मतलब सेम है कि जितना चार्ज एक हाफ साइकिल में, जितना चार्ज एक हाफ साइकिल में AC पास करेगा, उतना ही चार्ज अगर मैं कोई नॉर्मल करंट लेता हूं, उतना द सेम चार्ज फॉर द सेम टाइम आपको वो वैल्यू एवरेज करंट की होती है, वही करंट वही चार्ज आपका सेम पास होगा उस समय। मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज हियर, वहां पे हीट था, यहाँ पे चार्ज है, कि चार्ज सेम फ्लो करेगा फॉर द सेम हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, अगर मैं AC यूज करता हूं और वो, तो डेफिनेशन एक बार मैं आपको बुक से भी लिखा देता हूं, सेम है। देखो लिखते हैं डेफिनेशन जल्दी से क्विकली। द मीन, प्लीज यही बुक में वाला डेफिनेशन लिख के आना भाई। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC over any half cycle is defined as that value of steady current
that value of steady current which would send same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is T upon 2. You know that as is sent by AC through the same circuit in the same time. मेरे ख्याल से बात समझ में तुम्हें आई होगी. द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू ऑफ द AC over any half cycle is defined as that value of the steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of the half cycle, that is T by 2, as is sent by the AC, जो अभी बता रहा था मैं, through the same circuit in the same time. ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है. आपको पता है सर आपका I इज इक्वल टू कितना होता है सर? dq बाई dt होता है. I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt होता है. तो अगर आप बात करते हो राइट, तो I क्या होता है? I इज इक्वल टू dq बाई dt. और I आप कौन सा यूज करते हो? साइनसोइडल, साइन ओमेगा टी. तो dq कितना हो जाएगा सर? I dt हो जाएगा. तो dq इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? I नॉट साइन ओमेगा टी dt. तो अगेन सेम सर, अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना टाइम पीरियड आपको क्या लेना है? 0 से T बाई 2 और ये 0 से Q. तो Q इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है, I नॉट तो बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एंड 0 से T बाई 2 माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा. सही है भाई. और कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस 1. टी से टी कर गया, कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस 2 यानी कि प्लस 2 यानी कि 2 I नॉट अपॉन ओमेगा. ये मेरा Q आ गया. एंड सेम वो यही बोलना चाह रहे हैं कि सर मेरा अगर Q मतलब अगर आपका AC यूज करते हो तो कितना होगा Q? व्हाट विल बी द Q? I इंटू Q इज इक्वल टू वर्चुअल करंट है I इंटू टी बाई 2. यही होगा I इंटू टी. तो IV इंटू टी बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2 I नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, राइट. तो IV इंटू टी बाई 2 2 I नॉट, ओमेगा कितना है? 2 पाई बाई टी. टी से टी उड़ गया, 2 से 2 कट गया और हो गया सर IV इज इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन पाई. हेंस प्रूव्ड. तो सिंपल सा डेरिवेशन अगेन बाय द फॉर द मीन वैल्यू. क्लियर होगी बात? तो बच्चों आज तुमने बहुत कुछ चीज सीखी हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई हैं मैंने आपको, तो प्लीज ये सारी गो थ्रू करना. एक डेरिवेशन मैंने AC की जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि जो हमारा करंट लीड करता है ना, AC कैपेसिटेंस में क्या होता है? करंट लीड करता है ना. I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. उसकी भी डेरिवेशन तुम्हें आती है कि कैसे वो लीड करता है, डिराइव इट. तो वो भी डेरिवेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो प्लीज उसको आप देखिए बिल्कुल आराम से. ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, वो 5-7 मिनट की वीडियो है, आप आराम से उसको रेकमेंड कर सकते हैं. और जितना मैंने आज ये सिखाया है बच्चों वो जरूर देखने का, कंपल्सरी देखने का. एक एक टॉपिक कवर किया है, तुम्हारे सारी डेरिवेशन कवर हो गई है, ठीक है, सारी चीजें भी कवर हो गई हैं, कंटेंट भी. तो अब थोड़े से जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो शायद कंपटीशन में वगैरह में आते हैं और उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चंस,
हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ही, राइट। थैंक यू। कोई डाउट्स हो, कुछ भी तरीके, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। क्लियर? ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, राइट, टीसीसी के संग।